हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लेके आए हैं। आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने CFPI सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। सारी सारे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। आपको तो CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं, सारे केसेस आपको मिलेंगे। और आज उसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक है आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास हर एक टर्म में उसके डेरिवेटिव की डिग्री और उसके वेरिएबल की डिग्री अगर सेम है तो ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि आपको ये स्लाइड में बताया गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये आप देखिएगा x टू द पावर n dn बाय dxn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn a2 x टू द पावर n माइनस 2। तो आप देखेंगे तो अगर x की पावर n है तो उसके डेरिवेटिव में भी n है। यहाँ x की पावर n माइनस 1 है तो उसकी डेरिवेटिव में भी n माइनस 1 है। अगर x की पावर n माइनस 2 है तो उसका डेरिवेटिव भी n माइनस 2 है। कहने का मतलब ये है कि हर एक टर्म में जो वेरिएबल की डिग्री होगी वही उसके डेरिवेटिव की डिग्री होगी। अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन मिलती है तो दैट इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। इज इक्वल टू क्यू होता है, वेयर क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो आप देखेंगे लिखा भी हुआ है a1 a2 a3 आर द कांस्टेंट एंड qx इज द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। या तो ये x का कोई फंक्शन होगा और या तो फिर कोई भी नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक, our concept of homogeneous linear differential equation or Cauchy homogeneous linear differential equation, it is also called differential equation reducible to linear differential equation with constant coefficient। इसको नथिंग एल्स, अगर आपके पास अभी तक जो हमने पढ़ रखा है कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो होमोजीनियस में भी हमको कुछ नहीं करना है। इस होमोजीनियस इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर के कांस्टेंट कोफिशिएंट पे हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे, लीनियर के फॉर्म में लेके आएंगे। लीनियर का फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू है। उस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और उसका सोल्यूशन रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इसके प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पढ़े हैं तो आप उनको जाके पूरे एक एक वीडियो को देखिए। देन उसके बाद ही अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, तो इसका वर्किंग रूल मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग रूल में कुछ भी नहीं है, जस्ट हमको ये ध्यान देना है कि इस होमोजीनियस इक्वेशन को लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या कन्वर्ट करके लेके आने के लिए, उसका सोल्यूशन बनाने के लिए हमको इसका एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या? x इज इक्वल टू e की पावर z, ये हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू e टू द पावर z, इसका एक सब्स्टिट्यूशन है, नथिंग एल्स। जैसे हमको कोई भी इक्वेशन है अगर उसको रिड्यूस करके किसी फॉर्म में लेके आना है तो 100% मुझे उसमें कुछ ना कुछ या तो हम ऐड करेंगे या तो उसके वेरिएबल को बदलेंगे या फिर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इसी टाइप की चीजें करके आएंगे, तभी हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को दूसरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो वैसे ही ये होमोजीनियस के फॉर्म को हमको अगर लीनियर के फॉर्म में लेके आना है तो मुझे ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z। इसको करने से पहले आपको ये क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन दिया गया है क्या वो होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस के लिए मैंने आपको यही बताया सबसे पहले कि हर एक टर्म में वेरिएबल की और उसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीजें अवेलेबल है मतलब दैट इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, और अगर वो होमोजीनियस है तो फिर पुट अ सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू e टू द पावर z। इसमें आप दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ e की पावर z। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि z बाहर आ जाता है, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू z लॉग e, और लॉग e की वैल्यू 1 होती है।
so we can say that log x is equals to z। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, x इज इक्वल टू e की पावर z, और z में हम उसको लीनियर में लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, लीनियर का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हमारी इक्वेशन जो कि होमोजीनियस इक्वेशन किसमें बनी थी, y और x के टर्म में थी, ठीक है। फिर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया, x को मैंने e की पावर z रखा, तो अब ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, z और x में, ठीक है। जब ये z और x में आ जाएगी तो इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें z और x के फॉर्म में मिलेगा। तो जब इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा z और x के फॉर्म में, तो एट लास्ट हम लोग फिर से z इज इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, log x, और ये x, समझे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। x और y की होमोजीनियस इक्वेशन होगी, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, x इज इक्वल टू e की पावर z, तो हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो z और x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक लीनियर फॉर्म में होगी। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन जो लीनियर का मिलेगा वो हमको z और x के टर्म में मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन हमारा x और y के टर्म में था, इसलिए आंसर भी हमारा x और y के टर्म में ही होगा। ये तो हमारे सॉल्व करने का एक तरीका था कि हमने x को z में कन्वर्ट किया ताकि उसको हम लीनियर के फॉर्म में लेके आए, और अगेन लास्ट में जब आपके पास z और x का सॉल्यूशन होगा वहाँ पे z इज इक्वल टू log x पुटअप कर देंगे, वही होमोजीनियस का सॉल्यूशन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर z इज इक्वल टू log x, टेकिंग x। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये जो डेरिवेटिव टर्म है इनको क्या रखना है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। अभी तक जो हम रखते थे क्या, कैपिटल डी हमने किसको माना था, सेकेंड ऑर्डर में डी अपॉन डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते थे, या डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग कैपिटल डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे, क्लियर, अभी तक जो करते थे। लेकिन होमोजीनियस में हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी आएगा, तो अब आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसके पास, अगर सॉरी देखिए, अगर x इंटू डी बाई डी एक्स है तो इसको हम लोग कैपिटल डी रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हम लोग इसको डी डी माइनस वन रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी में और आगे पावर है आपके पास, ऐसा लिखा हुआ है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब होना, क्योंकि वेरिएबल की पावर और डेरिवेटिव की पावर सेम होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी डी माइनस वन और डी माइनस टू। ऐसे ही हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी भी पावर होगी x इंटू डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी रिड्यूस करके लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी इंटू डी माइनस वन करेंगे, एक्स क्यूब है तो उसको टू तक ओपन करके ले जाओ, और ऐसे ही अगर n टर्म्स तक है तो हम आगे n टर्म्स तक ओपन करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ इसको। अच्छा, इसमें तो क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बाकी के सारे नियम कायदे कानून सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा है। जैसे ये क्वेश्चन आपको देखो और भी कई बार भी आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, मैं उसी में सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपको क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन को एक बार लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, नौ। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए मुझे लगता है, चलिए कोई बात नहीं, हम तो इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होमोजीनियस है या नहीं है, पहले तो हमको यही चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव, अगर x की डिग्री 2 है तो उसके डेरिवेटिव की भी डिग्री 2 ही है, x की डिग्री यहाँ 1 है तो उसके डेरिवेटिव की भी डिग्री 1 ही है, so that equation is homogeneous equation. So we can say that given equation is homogeneous equation. So
वी पुट, क्या पुटअप करते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन इसमें, x इज इक्वल टू ई की पावर z या log x इज इक्वल टू z। ये आप याद रखिएगा, हमेशा यही होता है, ठीक। और उसके बाद एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या रखते हैं, डी इंटू डी माइनस वन, और x इंटू डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या रखते हैं, कैपिटल डी, ठीक है। यही नोटेशन मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए इसकी जगह आप क्या लिखोगे, डी इंटू डी माइनस वन प्लस टू तो बाहर ही रहेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिखोगे, कैपिटल डी, और इन सब से ये मैंने y को बाहर ले लिया, ठीक है। लिखने का तरीका भी देखिएगा, इज इक्वल टू में क्या log x है, और log x को हम लोग क्या पुटअप करेंगे, z। इधर भी राइट हैंड साइड में भी जो भी x का फंक्शन हो उसको भी आपको z में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, वेरिएबल को चेंज किया है, x को z में लेके आए हो, तो पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी x होगा हर जगह पे x को कन्वर्ट करके आप z में पुटअप करोगे, वो हमेशा इसी फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, log x को हम लोग क्या रखेंगे, z बराबर log, ये मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m माइनस वन प्लस टू एम बराबर जीरो, मल्टीप्लाई कर लो तो m स्क्वायर माइनस एम प्लस टू एम बराबर जीरो, तो m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, m को कॉमन ले लो तो m प्लस वन बराबर जीरो, तो m के दो रूट मिले, या तो m बराबर जीरो है और या फिर m प्लस वन बराबर जीरो है। तो m बराबर जीरो तो ठीक है, m प्लस वन बराबर जीरो है तो m बराबर माइनस वन, मतलब हमको रूट्स क्या मिले, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। तो इसका CF क्या हो जाएगा, अब याद रखिएगा आपने x को कन्वर्ट कर लिया है, सेकेंड ऑर्डर में हम लोग जो पढ़ते थे वो x के टर्म में पढ़ते थे कि भाई रियल और डिस्टिंक्ट है, तो C1 e टू दी पावर m1 x आता था, लेकिन हमने यहाँ पे x का सब्स्टिट्यूशन z किया है, तो हमको CF में भी z ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों रूट है तो क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर 0 इंटू z प्लस C2 e टू द पावर माइनस वन इंटू z, ये टर्म देखिए, जीरो इंटू जेड तो जीरो ही वन ही होता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 प्लस C2 e टू द पावर माइनस भी लगा दिया, और z बराबर क्या है, log x, क्योंकि इसको तो हमको लास्ट में सम करके लिख देना है, तो आप यहीं पे बदल के इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस में log x। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए, log की प्रॉपर्टी है, तो C1 प्लस C2 e टू द पावर, ये माइनस उठ के कहाँ जाता है, यहाँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, log x की पावर माइनस वन। मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में पूरा सेकेंड ऑर्डर में बताया हूँ, ये और लॉग ई और लॉग दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, C1 प्लस C2 x टू दी पावर माइनस वन, या आप यहाँ पे करना चाहें तो देखिए CF क्या आ जाएगा इसका, C1 प्लस C2 अपॉन x की पावर माइनस वन को 1 बाई एक्स हम लोग लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया आपके पास, CF, ठीक है। अब आते हैं PI की बारी। तो देखिए PI क्या है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और ये Q की जो भी वैल्यू हो वो हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी। डी का केस हमारा क्या था, ये देखिए ये पूरा टर्म बना है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया था, तो हम इसको m की जगह d रख दो, तो d इंटू डी प्लस वन, मैं वही लिख रहा हूँ, d इंटू डी प्लस वन, ठीक है। और Q क्या है, Q ये है आपका Z, रख दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई डी तो लिखा ही रहने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको उठा के, क्योंकि ये क्या होगा, x टू द पावर m का केस, पॉलिनोमियल का केस मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर में बताया है, केस नंबर 2 या 3 होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे पहले
प्लेलिस्ट में जाइए और सेकंड ऑर्डर की जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं आप उनको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप उठा के, क्योंकि हम इसको सीरीज में ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 + d की पावर -1, और ये z, हम d को उतने ही पावर तक ओपन करते हैं जितनी z की पावर होती है, तो z का पावर 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ओपन करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1 - d + d स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि z की पावर 1 है, सिर्फ d से मतलब है। ठीक है, इंटू z, ये 1/d एज इट इज आ गया। इस z को यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी z माइनस dz, और अगला d स्क्वायर z, क्योंकि अब z को, d का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा z, वैसे होता था x सेकंड ऑर्डर में, लेकिन होमोजीनियस में हम इसको क्या रखते हैं z, क्योंकि हमने x को z से रिप्लेस किया, तो अगला वाला टर्म तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, आप जितने भी डेरिवेटिव करेंगे सब जीरो आएंगे। ठीक है, तो ये क्या आया 1/d z माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1। फिर मैंने आपको बताया था 1/d, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d को आप रिप्लेस करोगे किससे, इंटीग्रेशन से, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 1, और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z² माइनस z। ठीक है, यहाँ पे भी आप z को, क्योंकि z में आंसर थोड़ी ना चाहिए हमको, तो किस में चाहिए x के टर्म में चाहिए, तो अब आप वापस से z को क्या पुटअप कर दोगे, ये z बराबर क्या log x रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस log x, ये क्या आ गया आपके पास ये। ठीक है, और बस अब कुछ नहीं बचा है, y बराबर क्या हो जाएगा CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू CF जो था वो लिख दीजिए, CF क्या था ये लिखा हुआ है C1 प्लस C2 अपॉन x, और प्लस PI की जो वैल्यू आई है उसको लिख दीजिए log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में log। इसको आप आंसर बोल सकते हैं। तो देखिए सारे रूल्स वैसे ही हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ अगर होमोजीनियस का टर्म बनता है तो हमको उसको x को z के टर्म में रिप्लेस करके लेके आना पड़ेगा, ताकि हम उसको लीनियर के फॉर्म में लेके आ पाए और उसका सोल्यूशन उठा के पुटअप कर सकें। कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आपको z में मिलेगा, वापस से z को log x रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। क्लियर, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। क्लियर, कुछ इस टाइप से दे रखा है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, करने का तरीका वही है जो अभी तक किया है। क्वेश्चन अगर ब्लर हो तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x³ d³ y अपॉन dx³ प्लस 3x² d² y अपॉन dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस 8y इज इक्वल टू 65 कॉस और ब्रैकेट में क्या है ये टर्म दे रखा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर है उतना ही उसके साथ वेरिएबल का ऑर्डर है। अगर ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव है तो उसके साथ x³ ही आएगा, अगर ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो उसके साथ x² आएगा, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके साथ x आएगा, और जिधर डेरिवेटिव नहीं है उधर कुछ नहीं आएगा। क्लियर, तो ये देखने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आप लिख दीजिए गिवन इक्वेशन
is homogeneous equation. So we put क्या पुटअप करते हैं हम लोग, मैं फिर से लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। ठीक, इसको जब log ले लेते हैं दोनों साइड तो log x बराबर क्या आ जाता है z। ये सब्स्टिट्यूशन आप हर बार पुटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी का टर्म भी मैं लिख देता हूँ। अगर आपके पास क्या मानते हैं हम लोग, किसको क्या रखते हो, पहले हम क्या लिखते हैं, अगर x इंटू डी बाई डी एक्स है तो हम लोग कैपिटल डी रखते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या रखना है, डी डी माइनस वन। एक्स क्यूब है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब तो हमें क्या लिखना है, डी डी माइनस वन डी माइनस टू। ऐसे ही आपके पास चाहे कितना भी ऑर्डर हो, अगर n है डी एन अपॉन डी एक्स एन, तो देखिए अगर पावर 3 होती है तो 2 तक होता है, अगर n है तो n माइनस वन तक जाएगा। डी डी माइनस वन डी माइनस टू अप टू डैश 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 डी माइनस n माइनस वन। ठीक है, इस टाइप से इसका एक्सपेंशन होता है। तो देखिए मैं वही रखूंगा यहाँ पे, आप भी देखिए एक्स क्यूब है, आप चाहो तो पहले वैसा टर्म बना लो। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या आएगा, डी डी माइनस वन डी माइनस टू, ये तो इसमें है, वाई को अभी छोड़ दीजिए, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर के लिए आप इस टर्म को लिखोगे तो डी डी माइनस वन। ठीक है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी, तो ये प्लस में क्या आ गया डी, प्लस में 8 है तो प्लस में 8 और इन सब से हमने क्या नहीं लिखा था, y नहीं लिखा था, तो ये y और ये बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये d एज इट इज लिख दिया, d माइनस वन और d माइनस टू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी और माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 3d को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3d स्क्वायर माइनस 3d और प्लस d और प्लस 8 और इन टू में y बराबर जी। फिर और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा, डी क्यूब, डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 3d स्क्वायर प्लस में 2d, ये प्लस में 3d स्क्वायर, ये माइनस में 3d, ये प्लस में d प्लस में 8 और इंटू में y बराबर 0। देखिए जो भी कैंसिल आउट हो रहा हो कर दीजिए, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए माइनस में 3d स्क्वायर, ये प्लस में 3d स्क्वायर और 2d और ये d प्लस में और ये माइनस में 3d। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एक d क्यूब बचा और प्लस में 8 बचा, हाँ प्लस में 8 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या 0, ये टर्म मिला। अब आप इसकी ऑक्सिलरी बना दीजिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगी इसकी, क्या पुटअप कर देंगे हम, d बराबर m, जैसे ही आप m रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। क्लियर, बदल ये आपको क्या मिला, m क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m क्यूब बराबर क्या मिल गया -8, याद रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव टर्म आई आपके पास तो इसके रूट आपको क्या मिलेंगे, -8 नहीं, इसको जो है आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, ठीक है, यहाँ पे आप, हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता, चलिए तो देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या,
ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर बी। एक मिनट होल्ड रखिए। ओके ठीक है, तो रख दीजिए। हम इसको क्या रखते हैं, प्लस में है। इसको आप पहले एक काम करो, उस फॉर्म में लिख लो। ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू 0। अब ये ए है और ये बी, फॉर्मूला इसी फॉर्म में रख दीजिए। क्या आएगा, एम प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस में ए बी मतलब माइनस में 2m और प्लस में 2, ये इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये टर्म आपको मिलेगा। तो या तो इफ m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू माइनस 2, या फिर और एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। नहीं, माइनस 2 का कहाँ होल स्क्वायर कहाँ होगा, यहाँ 4m आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, होल स्क्वायर नहीं होगा ये, क्योंकि होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे 4m होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दे रखा है 2m। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो आप। तो m इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1, ये कितना आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस में 12 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा और सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, और आयोटा मतलब अंदर अंडर रूट ऑफ -1 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 रूट 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 2। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है आई। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस आई रूट 3। एक रूट, दो रूट ये मिलेंगे कॉम्प्लेक्स में और एक रूट आपको रियल मिला। ठीक, तो हम इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या आ जाएगा इसका, पहले तो रियल के लिए बना दो, तो C1 e की पावर -2, यहाँ क्या आएगा z, याद रखिएगा क्योंकि x के टर्म में नहीं है, हमने z में रिड्यूस कर दिया, प्लस कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा टर्म क्या है इमेजनरी है, और इमेजनरी के लिए क्या होता है C2 cos बीटा z, बीटा की वैल्यू क्या है √3, ये क्या आ जाएगा √3z प्लस C2 हो गया C3 साइन √3z, और इसको बंद कर दो, इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स होता है, एक्स की जगह जेड, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू जेड मतलब जेड। ये आपके पास सी एफ होगा, बस इसमें एक काम करना है, जेड को आपको रिप्लेस करना होगा किससे, लॉग एक्स से। तो एक बार नोट डाउन कर लो, तो मैं ऊपर की चीज़ें रब कर दूँ, देन उसके बाद बताते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए
मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ उसको। देखेंगे क्या आता है। तो देखिए अब सी एफ क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई की पावर -2z है, ई टू द पावर -2, और z बराबर log x था तो ये log x लिख दीजिए। फिर प्लस सी टू एज इट इज लिखा, cos √3, इसको ऐसे डब्बे में लिखिए, और z का मतलब log x, प्लस C3 साइन √3, और z का मतलब log x, ये हो गया log x। और इसको आप एक ब्रैकेट में रखेंगे, और इनटू में क्या था, e टू द पावर z मतलब e टू द पावर log x। ठीक है, अब देखिए क्या क्या सॉल्व हो सकता है। C1 e टू द पावर, log की प्रॉपर्टी से ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो log ऑफ x की पावर -2, प्लस इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही लिख दीजिए C2 cos √3 log x, प्लस C3 साइन √3 log x, और e और log कैंसिल आउट हो जाएंगे, e और log कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, x। ठीक है, e और log यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आया, C1 x की पावर -2 को नीचे लेते आओ तो C1 x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बाकी का सारा टर्म ऐसे लिख दीजिए C2 cos √3 log x, प्लस C3 साइन √3 log x, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू एक्स। ये हुआ प्रॉपर सी एफ हमारा। ठीक है, अब आते हैं पी आई की बारी, हटा दिया जाए इसको, नोट कर लीजिए, मैं वैसे इधर तो कर सकते हैं। अभी देखिए, देखिए पी आई क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू, क्यू क्या है वो लिख दो, अच्छा 1 अपॉन एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन क्या था हमारा, मिटा दिया हमने, हाँ ये आया था, ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी लिख सकते हैं हम, ये पूरा डी का फंक्शन है। ठीक है, क्या आया है, m³ + 8, आप भी लिख दो तो ये क्या आ जाएगा, d³ + 8। क्यू क्या है, क्यू जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब ये लिखा हुआ है 65 cos log x, और log x को हम लोग z रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 65 cos, और log x को हम लोग क्या रखते हैं z, तो ये z रख दिया। 65 तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन d³ + 8, और ये क्या आया cos z। ठीक है, cos ax या sin ax के लिए हम लोग क्या पुटअप करते हैं, d² = -a², तो यहाँ क्या रखेंगे हम, d² -में a², यहाँ a की वैल्यू 1 है तो -1² बराबर -, यहाँ रख दीजिए, d² की जगह पे रखना, यहाँ d³ है, d³ को पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में, किसमें 65 1 अपॉन ये क्या आएगा d² इंटू d और प्लस 8 और ये cos z, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे इसको रख रहा हूँ, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये सब हम लोग निकाल चुके हैं, सी एफ को लिखा रहने दीजिए, बाद में काम आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू 65 एज इट इज है, 1 अपॉन d² की जगह पे -1 रखिए तो -1 इंटू d + 8, और ये क्या था cos z, cos z। ठीक, ये कितना आ गया 65 1 अपॉन -d + 8, और ये क्या cos z। ठीक है, आप पहले इसको
माइनस को बाहर ले लो आप, यहाँ से मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो ये माइनस में 65, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा d माइनस 8, और ये क्या कॉस। मैंने बोला था अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का केस हो और नीचे लीनियर फॉर्म में डी का टर्म मिलता है तो फिर हमको रेशनलाइज करना होता है, यहाँ पे भी रेशनलाइज कर दीजिए आप। तो माइनस में 65, अगर d माइनस 8 है तो ऊपर नीचे d प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 अपॉन d माइनस 8 ये है, इंटू करेंगे हम d प्लस 8 से, और d प्लस 8 से यहाँ भी, और ये क्या कॉस d। तो माइनस में 65 एज इट इज है, d प्लस 8 के ऊपर रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या बन गया d स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा तो d स्क्वायर माइनस 64, और ये क्या कॉस ऑफ z। अगेन आप क्या रख दीजिए फिर से वही, अब नीचे d स्क्वायर का टर्म आपको मिल गया है तो आप क्या रखेंगे d स्क्वायर बराबर माइनस में a स्क्वायर बराबर माइनस 1 स्क्वायर बराबर माइनस 1 रख दीजिए। इस केस में क्या आएगा आपके पास माइनस में 65, d प्लस 8 एज इट इज रहेगा, d स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखेंगे, और ये माइनस में 64, और ये क्या कॉस जेड। ये क्या हो गया माइनस में 65 d प्लस 8 अपॉन ये माइनस में 65 ये भी हो गया, और ये क्या कॉस जेड। आप देखेंगे ये दोनों माइनस 65 ये और माइनस 65 ये भी कैंसिल, d प्लस 8 में आप इसको चाहे तो यहाँ लिख लो, ये क्या बचा आपके पास d प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ जेड, दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d ऑफ कॉस जेड प्लस 8 कॉस जेड, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो कॉस जेड को अगर आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस में साइन जेड, माइनस में साइन जेड प्लस 8 कॉस जेड, अगेन पुट कर दीजिए आप z बराबर क्या लॉग एक्स, यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा माइनस में साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स प्लस 8 कॉस ब्रैकेट में, ये होगा आपका कंप्लीट पीआई। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो सारा कुछ सॉल्व भी हो गया है। y बराबर हम क्या लिख देंगे सी एफ प्लस ये पूरा सी एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे z नहीं रखा था क्या, यहाँ पे भी अच्छा रख के बताया तो था, ये है सी एफ। ठीक है, ये पूरा सी एफ लिखा हुआ है, प्लस करके इस टर्म को लिख देना है। मैं लिखूँ क्या, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा बाकी कुछ नहीं है। देखिए C1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए आप लिख लेना इसको, ठीक है, प्लस यहाँ पी आई कर देना, यही आंसर होगा, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने लीनियर सेकेंड ऑर्डर लीनियर फॉर्म पढ़ रखा है तो फिर आपको होमोजीनियस में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस आता है जिसको हम x को z में रिप्लेस करते हैं और अगेन वापस से z इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट अप कर देते हैं, हमको आंसर मिल जाता है। सारे सी एफ के केसेस वही रहते हैं, सारे पी आई के केसेस वही रहते हैं, बस वहाँ एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन होती है और होमोजीनियस में हमारे पास एक्स और जेड के टर्म में होती है। लास्ट में एट लास्ट हम लोग जेड को उठा के वापस से लॉग एक्स के टर्म में रख देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पे भी हम सी एफ और पी आई में सॉल्व करते हैं। क्लियर, देख लीजिए एक बार, कुछ भी डाउट हो अगर इसमें आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बशर्ते बस एक चीज़ मेरी मानिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने सेकेंड ऑर्डर लीनियर नहीं पढ़ रखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद अगर आप होमोजीनियस को पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसा कि मैंने करवाया है पहले, अभी तो मैंने तो आपको थर्ड पावर में करा दिया, ये तो सेकंड पावर में। जिसको नहीं भी दिख रहा हो तो आप लोग, मैं क्वेश्चन और भी क्लियर लिख देता हूँ आपको, क्या एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो इसकी डेरिवेटिव में भी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है इसकी डेरिवेटिव में भी 1 है, और यहाँ 0 है तो 0। ठीक है, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस का फॉर्म बन रही है, होमोजीनियस फॉर्म है। तो आप पुटअप कर देंगे x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो log x बराबर z हो जाएगा। ये रख दीजिएगा यहाँ सॉल्व करके, और इधर क्यू का टर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2z हो जाएगा, और log x का टर्म हो जाएगा। ये आपको होमवर्क है, ये आप करिएगा, और अगर नहीं बनता है तो फिर मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करा दूंगा। लेकिन अभी जब तक आप खुद से नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तो मैं यहाँ पे करता रहूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको नहीं बने। इसीलिए जो भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप खुद से ज़रूर करिए एक बार, ताकि आपको पता चले कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं। क्लियर। चलिए, सेम एज इट इज़ आपके पास ये भी क्वेश्चन है। देखिए log x इंटू साइन लॉग एक्स, आप इसको भी सेम एज इट इज़ करेंगे, ये भी बन जाएगा। आपको करके बताएं क्या। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ एक बार और। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन जबकि ऐसा है कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है। हमको दिख रहा है यहाँ पे ये होमोजीनियस के टर्म में दे रखा है, हर एक वेरिएबल की जितनी पावर है उतनी ही उसके डेरिवेटिव की पावर है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन is in homogeneous form, so we put क्या रखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो log x इज इक्वल टू z। ये तो रखना ही रखना है, उसका टर्म भी लिख लो। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, क्या x इंटू डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डी डी माइनस 1 पुटअप करेंगे। यहाँ पे 2 का ही काम है इसलिए मैंने 2 ही लिखा है। बना दीजिए इसको, क्या बनेगा, डी डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 और इनटू में क्या y इज इक्वल टू, इधर के भी जो फॉर्म बन सकते हैं उनको बना दीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस log x को मैं क्या रख सकता हूँ, ये z आ जाएगा। यहाँ पे भी इस log x को मैं z रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, z साइन z। ठीक है, क्योंकि सारा फंक्शन अगर आपने z में कन्वर्ट कर लिया है तो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, पूरा आपको z में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, इधर तो बदल देते हैं लेकिन इधर वैसा का वैसा रखे रहने देते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल 3 आ जाएंगे, फिर आपको सॉल्व होगा ही नहीं हो। आपको 2 में ही रखना है, क्योंकि ऑर्डिनरी इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट तो एक ही रहेगा, डिपेंडेंट में भी बदल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा। तभी उस इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी बोलते हैं, और क्वेश्चन ही हमारा ऑर्डिनरी में है। ठीक, तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड इस सब्स्टिट्यूशन को रखना पड़ेगा, ये जो दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक एक स्टेप और कर लीजिए इसको। ये क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू जेड साइन जेड। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, पुट कर देते हैं हम लोग, डी बराबर एम, आप भी रख दीजिए। अच्छा, ये डी और ये डी तो कैंसिल हो गए, यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। सो दैट विल बी, एम बराबर क्या है,
कई बार बच्चे प्लस माइनस वन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1, वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। ये आपको रूट इमेजनरी मिलेंगे। इमेजनरी रूट के लिए हमारा सी एफ क्या होता है, वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए सी एफ क्या होता है, C1 cos z प्लस C2 साइन बीटा z करना चाहिए। हालांकि ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अगर ये कैसा फॉर्म है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के टर्म में, ठीक है। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये 1 इंटू जेड, ठीक है, 1 इंटू जेड, और इसको बंद कर दो, इंटू ई टू द पावर 0 इंटू जेड। 0 जेड 1 ही होगा। ये क्या आ जाएगा, C1 cos z प्लस C2 साइन z, और ई टू द पावर 0 1 ही हो जाएगा। z को वापस से रिप्लेस कर दीजिए, तो C1 cos और z बराबर क्या होता है, log x प्लस C2 साइन z बराबर क्या, log x। ये आपका सी एफ आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पीआई के बारे में। तो देखिए पीआई ये कैसा है, वहाँ क्या होता है, एक केस पढ़ा अभी, इससे पहले पहले मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया होगा सेकंड ऑर्डर में, x इंटू वी का केस। ये पूरा x की जगह यहाँ z है और ये v है, सॉल्व कर देंगे वैसे। तो देखिए पीआई क्या होता है, 1/f ऑफ d, और ये क्या, q का जो टर्म है वो लिख दें, f ऑफ d ये लिख रखा है, देखो m स्क्वायर प्लस 1 है, m की जगह d रख दो, तो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा, z इंटू साइन z, ठीक है। अब मैं आपको पहले वो केस बताऊं, एक बार और लिख देता हूँ। देखिए ठीक है, देखिए मैं वो केस लिख रहा हूँ, क्या होता है, 1/f ऑफ d, अगर x इंटू वी के केस में होता है तो हम x को बाहर रखते हैं, 1/f ऑफ d लिखते हैं, और v में केस लगाते हैं, फिर प्लस d बाई डी कैपिटल D ऑफ 1/f ऑफ d, जो d का फंक्शन होता है उसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और v में केस लगा देते हैं। क्लियर, इसी टाइप से मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे x की जगह z लिखा हुआ है तो z इंटू वी है, जो कि ये फॉर्म लिखा हुआ है। मैं वही काम करूँगा इसके लिए। देखिए z को पहले बाहर लाना है, मैंने बाहर लिख दिया, 1/d स्क्वायर प्लस 1 है, लिख दिया। v क्या है यहाँ पे, दिस इज v क्या है, साइन z, तो ये साइन z लिख दिया, फिर प्लस, जस्ट अ मिनट, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, d/d कैपिटल D, f ऑफ d क्या था अपने पास, 1/d स्क्वायर प्लस 1, 1/d स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर ही था ना, हाँ ठीक है, d स्क्वायर प्लस 1, और इंटू में v क्या है, साइन z, उसको लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, z इंटू, यहाँ पे हम लोग इसको हटा दो, पहले बताना पड़ेगा आपको कि हम क्या रख रहे हैं। जब साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का केस होता है तो हम लोग क्या पुटअप करते हैं, डी स्क्वायर बराबर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो बराबर -1 स्क्वायर मतलब -1, ठीक है। वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, z इंटू 1/d स्क्वायर की जगह पे -1 रखोगे तो -1 और +1 ये क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पे केस फेल हुआ आपका, ठीक है, क्योंकि -1 +1 रख दोगे अगर आप, तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 0 डिनोमिनेटर कभी भी नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो रहा है तो फिर हमको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया भी था, याद हो तो। जिसको भी नहीं पता है आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे मैंने, अगर कोई सा भी केस फेल होता है तब उस कंडीशन पे हमको क्या करना होता है वो मैंने आपको बताया था। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ।
अगर केस यहाँ पे हमको पता है कि केस फेल हो रहा है तो z तो एज इट इज लिखा हमने। वहाँ पे हम x इंक्लूड करते थे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होता था और जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x के टर्म में होती थी। यहाँ z के टर्म में है तो हमको ऊपर z इंक्लूड करेंगे, ये z इंक्लूड किया और नीचे d का जो टर्म है उसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d स्क्वायर का प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2d और ये क्या आ जाएगा sin। ठीक है, प्लस इसको d के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, क्या आएगा ये माइनस में 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जिसको नहीं आता हो डिफरेंशिएशन एक बार देखिएगा, मैंने कई बार बता चुका हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ माइनस में 2d अपॉन, क्योंकि इसको अगर आप 1/x कंसीडर करते हो तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x स्क्वायर होता है। देन अगेन डी स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी 2d। ठीक है, और ये क्या साइन z। अब 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, ये z इंटू जेड कर दोगे तो क्या आ जाएगा z स्क्वायर, ये बाई 2 है तो बाई 2 लिख दो। ये क्या एक बार चलिए और लिख देता हूँ 1/d ऑफ साइन z। ये माइनस को आप बाहर ले लो, ये 2 कर दिया मैंने और ये d अपॉन, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे डी स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, डी स्क्वायर का टर्म जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी केस फेल होगा। अगर आप यहाँ पे भी डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में ई स्क्वायर बराबर -1 स्क्वायर बराबर -1 रखते हो आप, तो यहाँ पे भी डी स्क्वायर बराबर -1 रखोगे, केस फेल हो जाएगा। ये कैसा केस, केस फेल। ठीक, एट डी स्क्वायर बराबर -1 पे। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, पहले आपको देखिए ये -2 तो बाहर ले लिया हमने, हम क्या करेंगे d तो एज इट इज लिखा रहने दो, इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ऊपर ये वाला d मैंने एज इट इज लिख दिया, ऊपर z इंक्लूड करेंगे और नीचे के टर्म को डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले पावर सॉल्व होगी तो 2 बाहर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अभी डी स्क्वायर प्लस 1 का करना है तो इंटू में क्या आएगा 2d। ठीक है, और ये बंद कर दीजिए, ये थोड़ा सा मैं आगे खिसका देता हूँ इसको। इंटू में क्या हो जाएगा साइन z। ठीक है, इतना टर्म आएगा और ये d और ये d कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखिएगा तो केस, अभी भी जब आप वैल्यू रखोगे ये वाला तो ठीक है z स्क्वायर अपॉन 2 और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन और ये साइन z dz -2। यहाँ पे अगेन आप अगर डी स्क्वायर की वैल्यू -1 रखते हो तो अगेन केस फेल हो जाएगा, फिर से केस फेल हो रहा है। डी स्क्वायर की जगह आप -1 रखोगे तो ये 0 हो रहा है, दैट मीन्स केस फेल है। तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा, आप एक बार नोट कर लो तो मैं इधर रब कर देता हूँ, इधर आपको बता देता हूँ। क्लियर, चलिए देखिए, सो यहाँ पे केस फेल हुआ, इसको अगेन केस फेल हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक z तो था ही हमारे पास। ठीक, अब एक बार और z को हम इंक्लूड करेंगे और इसको वापस से फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हम डिफरेंशिएट तब तक करते हैं जब तक नीचे से 0 का टर्म खत्म ना हो जाए।
ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो गया 4, ये तो था ही। और इस डी स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2d, और यहाँ क्या आ गया साइन z, जो था वही रख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या बचा, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये टर्म मिला साइन जेड है, साइन जेड ये साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का जो टर्म होता है वहाँ पे हम डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो -1 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि 0 नहीं होना चाहिए, केस फेल हो जाता है। अब केस फेल हो जाने के केस में किसी भी अगर कोई सा भी केस फेल होता है तो हमको करना क्या होता है, न्यूमरेटर में आप जिस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा z है, उसको आप इंक्लूड करेंगे और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू डी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर या कोई भी केस आप रखते हो, अगर जब तक नीचे से डिनोमिनेटर से 0 का टर्म फिनिश ना हो जाए। तो मैंने ये एक बार अभी हम रख रहे थे तो ये 0 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, हमने ऊपर z किया, ये मैंने z इंक्लूड किया यहाँ पे, और नीचे जो डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2 बाहर आया, डी स्क्वायर प्लस 1 हुआ और इनटू में 2d हो गया, डी कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट कर दिया 2 अब वापस से फिर केस को पुटअप करेंगे, फिर रखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो जैसे डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर मतलब -1, फिर यहाँ रखोगे तो अभी भी डी स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, तो अभी भी ये 0 हो रहा है। अगेन मैंने z को एक और z इंक्लूड किया और 2 2 द 4, तो ये तो वैसे ही रखा हुआ, ये तो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर प्लस 1 को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर प्लस 1 को करोगे तो क्या आएगा 2d। अब ठीक है, अब क्योंकि नीचे डी का टर्म है ही नहीं और एक ही डी बचा है, तो देखो 4 2 जा ये कितना हो गया, या चाहे तो यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना आया देखो z स्क्वायर बाई 2, ये तो है ही है, साइन z को आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस में कॉस z आ जाएगा, ये कॉस z लिख दीजिए, ये माइनस एज इट इज है, ये 1/4 है, माइनस एज इट इज है 1/4 है, ये z इंटू z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/d बचा किसके लिए, साइन z के लिए, 1/d ऑफ साइन z, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इस माइनस को आप बाहर लगा दो तो माइनस में z स्क्वायर बाई 2 ऑफ कॉस z, ये माइनस को एज इट इज लिखिए, z स्क्वायर प्लस 4 ये एज इट इज रहेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया साइन z dz, अगेन माइनस में z स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ z, साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन 4 ये कॉस z, क्लियर, और दैट्स इट, ठीक है। अब ये पी आई था, z में चाहिए नहीं, z बराबर log x रखना है, वैसे आप चाहें तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, क्या हो सकता है कॉमन, या इसी में रख दीजिए कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉस z तो बाहर आ रहा है, आप उसको भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट z इज इक्वल टू पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या z बराबर log x, ठीक है, रख दो यहाँ पे, तो माइनस में 1/2 log ऑफ x का होल स्क्वायर cos log x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 4 cos log x, ये टर्म मिलेगा, ठीक है, दिस इज पी आई। चाहे तो आप इसको जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा ये, है ना, मैं बस अब कुछ नहीं करना है आपको, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कर दीजिए, वही आंसर होगा, क्लियर, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपका पी आई है और ये आपका, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, यही आपका आंसर। तो एकदम आसान है, अगर आपको लीनियर के केस, सेकेंड ऑर्डर के केस आपने सारे पढ़ रखे हैं, चाहे वो e टू दी पावर एक्स के लिए हो या x टू दी पावर m के लिए हो, साइन ए एक्स कॉस एक्स के लिए हो, या x इंटू वी के लिए हो, या e टू दी पावर एक्स इंटू वी के लिए हो, या एक्स स्क्वायर इंटू साइन एम एक्स के लिए हो, या फिर d माइनस अल्फा इंटू क्यू के लिए हो, मैंने सारे केसेस बताए हैं, सारे पे क्वेश्चंस भी किए हमने, आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको
ये भी टॉपिक और सारी कंडीशंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक्ड है। CFPI हम लोग पूरी यूनिट में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, बर्नौली को सॉल्व करना। तो जब तक आप पूरे वीडियो देखेंगे नहीं ना, एक सिक्वेंसली चलेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन वन हो, तब आप उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।